जितने भी बच्चों का 22 फरवरी को पेपर लगा है तो 22 फरवरी वाले बच्चे इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि उन बच्चों को मैंने एक ही वीडियो में मैंने उनके 70 नंबर कंप्लीट करवाए। एक ही वीडियो में आप लोगों को एक 70 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट आप लोग 95 प्लस नंबर आप लोग एक ही वीडियो से लाओगे। यहाँ पर देखो 25 मिनट में देखो मैं आप लोगों का सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। 25 मिनट में पूरी हिंदी समाप्त, एक ही वीडियो में सब कुछ समाप्त। और फिर आप लोग क्या करो कि इस वीडियो को बार बार देखो जब तक आप लोगों को सब कुछ याद ना हो जाए। और इसके बाद फिर मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी आप लोगों से मैं पूछूंगा, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखो यहाँ पर कुछ नोट करके लिखा है कि इस वीडियो में वो सभी प्रश्न रखे गए हैं जो पेपर में आएंगे। तो यहाँ से देखो वो सभी के सभी प्रश्नों को रखा गया जो पेपरों में आएंगे, और निश्चित है आप लोगों को यहीं से सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो ये प्रश्न देखो है जो कि आप लोगों को पेपर में जरूर मिलेगा, 101% आपको पेपर में रखा हुआ मिलेगा। ये एक रचना है जो कि आप लोगों को बतानी है। तो देखो आप लोगों को यहाँ पर देखो आप लोगों को पहले से कमेंट में कर देना कि मैंने इतने इतने प्रश्नों का जवाब दिया है। तो सबसे पहले देखो ये 70 नंबर की क्लास है और लॉन्ग टाइप की वीडियो होने वाली है, ज़्यादा नहीं, 25 मिनट की वीडियो होने वाली है। 25 मिनट में आप लोगों को मैं पूरी की पूरी हिंदी आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। उनके जो अंक हैं उनके अंक उनके सम्मूल रखे गए हैं। ये प्रश्न 1 नंबर का आएगा और 2024 में आएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि गोदान जो है, गोदान क्या है? गोदान एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन हैं? तो गोदान क्या है? गोदान एक उपन्यास है। और जो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र है, बी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद है, सी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा है, और डी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर है। तो देखो कह रहा है कि गोदान जो है, गोदान क्या है? गोदान एक उपन्यास है जिसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो जिसके लेखक देखो सबसे पहले बात करते हैं गोदान के लेखक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें प्रेमचंद्र की रचनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? आप लोग कमेंट में करके बताओ। गोदान जो है ये प्रेमचंद्र की रचना है, गोदान हो गई। गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? गबन प्रेमचंद्र की रचना है। और कर्मभूमि, कर्मभूमि के लेखक कौन है? कर्मभूमि के लेखक हैं प्रेमचंद्र। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। उसकी मैं 2 से 3 रचनाएं भी बता दूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद्र। और जिन जिन बच्चों को अगर ये रचनाएं अगर नहीं याद है कि कर्मभूमि के लेखक कौन है, गबन के लेखक कौन है और गोदान के लेखक कौन है, तो इसके भी लेखक प्रेमचंद्र होते हैं। फिर देखो बात करते हैं आपका जो जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं देख लो क्या क्या होती हैं। तितली के लेखक कौन है? तितली के लेखक कौन है? तो तितली के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। और आगे देखो कामायनी, कामायनी किसकी रचना है? कामायनी, देखो कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ऐसा कोई नहीं पढ़ाता होगा आप लोगों को। देखो ठीक है, मैंने 4 ऑप्शन में से मैं उनकी भी आप लोगों को रचनाएं बता रहा हूँ। शायद अगर आप लोगों के पेपर में अगर आ भी जाती है तो आप लोग गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो तितली, कामायनी। और अब देखो महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की रचना हो जाती है यामा। यामा के लेखक कौन है? यामा हो गई, नीरजा हो गई, नीरजा के लेखक कौन है? तो आप लोगों का एक रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ सर ने रिवीजन करवा दिया था। तो यामा नीरजा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके भी लेखक महादेवी वर्मा हो जाएंगे। फिर देखो रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका हो गई, रेणुका के लेखक कौन है? रेणुका के लेखक कौन हो जाएंगे? रेणुका हो गई। हुंकार हो गया, हुंकार के लेखक कौन है? तो इसके भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर होंगे। लेकिन इसका जो राइट आंसर है, जो गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक प्रेमचंद्र होंगे। तो देखो मैंने एक ही प्रश्न में मैंने आप लोगों के कितने प्रश्न बना दिए? 1 2 3 यानी कि 7 से 8 प्रश्न मैंने आपको बना दिए। कर्मभूमि, गोदान, गबन जिसके लेखक प्रेमचंद्र हो जाएंगे। तितली, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। यामा और नीरजा के लेखक यहाँ पर आपके महादेवी वर्मा जो, और रेणुका और हुंकार के लेखक कौन हो जाएंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे कि पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना हो जाएगी? जो पंचवटी जो रचना है, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना हो जाएगी? तो पंचवटी के लेखक कौन है? देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रेमचंद्र के बारे में। तो प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है? कर्मभूमि। देखो कर्मभूमि के लेखक कौन है? कर्मभूमि, कर्मभूमि के लेखक कौन है? तो कर्मभूमि के लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद्र। तो और गोदान, गोदान किसकी रचना है? गोदान भी प्रेमचंद्र की रचना है। देखो मैं आप लोगों का रिवीजन करा रहा हूँ, बिल्कुल आप लोगों का रिवीजन करा रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न याद भी हो जाएंगे। तो गोदान और कर्मभूमि के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद्र। तो ये प्रेमचंद्र की रचना हो जाएंगे। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं देखो क्या क्या होती हैं। मैथिली शरण गुप्त की देखो पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी के लेखक कौन है? तो पंचवटी के लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त।
पंचवटी के लेखक कौन है? तो पंचवटी के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अब आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए कि पंचवटी के लेखक, इसका कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पंचवटी के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न देखो। अच्छा, सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी होती हैं? सभी के सभी बच्चे मुझे सूरदास जी की रचनाएं कमेंट में करके बताएं। अगला देखो, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की देखो रचनाएं। दीप शिखा के लेखक कौन है? दीप शिखा। दीप शिखा के लेखक कौन है? तो दीप शिखा के लेखक महादेवी वर्मा है। अगला देखो, यामा। यामा के लेखक कौन है? तो यामा के लेखक महादेवी वर्मा। अच्छा, अगली रचना है नीरजा। नीरजा के लेखक कौन है? नीरजा। तो देखो, नीरजा के लेखक भी हो जाएंगे महादेवी वर्मा। मैं वो रचना यहाँ पर देखो लिख भी दे रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रचनाएं बनती हैं। मैं उन रचनाओं को भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को एकदम स्मार्ट स्टडी कराना चाहता हूँ। स्मार्ट स्टडी यानी कि आप लोग क्या करो कि एक यानी कि मैं आप लोगों का एक ही वीडियो में आप लोगों का सब कुछ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। नीरजा कृति जो है, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? अब अगर आप लोगों ने इस प्रश्न को अगर आप लोगों ने सही से पढ़ लिया होगा, इस प्रश्न को अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा, तो आप लोग इसका आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। ओनली एक चुटकी बजाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? महादेवी वर्मा जी के बारे में लिखा था। दीप शिखा, यामा, नीरजा। तो नीरजा के लेखक कौन है? तो नीरजा के लेखक हो जाएंगे महादेवी वर्मा। अब इस प्रश्न को आप लोगों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो, तो यहाँ से देखो प्रश्न आपका बन जाता है कि नीरजा के लेखक कौन हो जाएंगे। तो आप लोग आसानी से कह सकते हो कि नीरजा के लेखक महादेवी वर्मा हो जाएंगे। प्रेमचंद्र हो गया, सूरदास जी हो गए। तो यहाँ से देखो और आगे बात करते हैं कि अब मैं लाता हूँ प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि लहरों के राजहंस, ठीक है। तो लहरों 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले इस बात को समझो कि 1 नंबर का प्रश्न आएगा। नंबर ए ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन दिया मोहन राकेश, सी ऑप्शन दिया राजेंद्र यादव, डी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र। तो जो लहरों के राजहंस जो रचना है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर आपका दिया है मोहन राकेश। तो मोहन राकेश इसके लेखक हो जाएंगे। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मोहन राकेश हो जाएंगे। निश्चित तौर पर आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अगला देखो, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो संपादित जो पत्रिकाएं हैं, तो पत्रिकाओं में आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया मर्यादा और हंस, बी ऑप्शन दिया सुधा और हंस, सी ऑप्शन दिया छाया और प्रभा, और डी ऑप्शन दिया सरस्वती। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो संपादित है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हो जाएंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्यादा और हंस। तो मर्यादा और हंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं अगला प्रश्न, देखो अजात शत्रु किस विधा की रचना है? प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे कि अजात शत्रु जो है, अजात शत्रु जो है किस विधा की रचना है? तो इसका मुझे आप लोग कमेंट में करके बताएं। और अब देखो, इसका देखो ए ऑप्शन दिया नाटक विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिया है रेखा चित्र है, सी ऑप्शन दिया है कहानी है, और डी ऑप्शन दिया है उपन्यास है। तो क्या आप लोगों को पता है कि अजात शत्रु जो रचना है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक कौन है आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएं, या फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। इसके लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। तो अजात शत्रु के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। तो अजात शत्रु के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। अगला देखो, और इनकी रचनाएं देख लो। जयशंकर प्रसाद जी की और रचनाएं भी होती हैं, जैसे स्कंदगुप्त हो गया। स्कंदगुप्त के लेखक कौन है? तो स्कंदगुप्त के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? तो चंद्रगुप्त के लेखक भी जयशंकर प्रसाद ही होते हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि देखो रचनाएं मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। तो आप लोग इनको तैयार करो, जल्दी से तैयार करो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करेंगे कि रोला में कितने चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 7 को देखो, रोला में कितने चरण होते हैं। मैंने हर जगह से प्रश्न उठाए हैं, जहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे, सब जगह से प्रश्न उठाए हैं। सिर्फ आप लोग इसी वीडियो को देख करके अपने पूरे के पूरे नंबर आप लोग अपने कंप्लीट कर सकते हो। अगला देखो कि 2, 4, 6, 8। तो रोला में कितने चरण होते हैं? अगर हम चरण के बारे में बात करें, रोला में कितने चरण होते हैं? रोला में 4 चरण होते हैं।
और आगे देखो प्रश्न नंबर 8 को देखो। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं। अब देखो यहाँ पर मात्राओं की बात हो रही है। ये जो आपका प्रश्न था यहाँ पर चरण पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर आपसे मात्राएं पूछी जा रही हैं। तो मात्राएं कितनी होती है रोला में, तो रोला में देखो कितनी मात्राएं होती है, रोला में 24 मात्राएं होती हैं। इसको तैयार करो। अगला प्रश्न देखो, दोहे का उल्टा क्या होता है। देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया प्रश्न, दोहे का उल्टा क्या होता है। तो ए ऑप्शन दिया सोरठा, बी ऑप्शन दिया चौपाई, और सी ऑप्शन दिया रोला, और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो अब देखो दोहे का उल्टा क्या होता है, यहाँ पर देखो दोहे का उल्टा सोरठा होता है। इसको तैयार करो, सब कुछ एक ही वीडियो में समझो। अगला देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विश्वधर्म में कौन सा समास होगा। तो विश्वधर्म में कौन सा समास होगा, 4 ऑप्शन देखो। ए ऑप्शन दिया कर्मधारय समास, बी ऑप्शन दिया बहुब्रीहि समास, सी ऑप्शन दिया द्विगु समास, डी ऑप्शन दिया द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास किस में होता है, विश्वधर्म में होता है बहुब्रीहि समास। और एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, उसका आप लोगों को मुझे कमेंट में जवाब में देना है, ठीक है, कमेंट में जवाब दें। अगला प्रश्न देखो, अपमान में कौन सा उपसर्ग है। देखो उपसर्ग से उठाए गए प्रश्न, ए ऑप्शन दिया अप उपसर्ग है, बी ऑप्शन दिया परा उपसर्ग है, सी ऑप्शन दिया उप है, और डी ऑप्शन दिया अति है। तो अपमान में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अपमान में अप उपसर्ग हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न कि परा उपसर्ग लगाकर कौन सा शब्द बनेगा। तो इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि हम किस शब्द में परा, मतलब कि जो परा जो है किस शब्द में लगेगा। देखो परा देखो इसमें लगा है, इसमें परा नहीं लगा है। आगे देखो इसमें परा है, इसमें भी परा नहीं लगा, इसमें तो इसमें भी नहीं परा लगा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग ऑप्शन से भी इसका आंसर कर सकते हैं। अगला देखो, सूरज का तत्सम रूप क्या होता है। सूरज का तत्सम रूप क्या होता है, अब इसके बारे में बात करेंगे। सूरज का तत्सम रूप क्या होता है। देखो ए ऑप्शन दिया सूर्य, बी ऑप्शन दिया दिनकर, और सी ऑप्शन दिया सूरज, और डी ऑप्शन दिया प्रकाश। तो अब ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग क्या करो, सभी के सभी बच्चे इसका मुझे कमेंट में करके बताएं, तो इससे मुझको ये पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप लोग मुझे इस प्रश्न का आप लोग मुझे जवाब दे देते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है। चलो प्रश्न नंबर 13 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अगला प्रश्न देखो कि तड़ाग का तद्भव रूप क्या होता है। 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा आपके पेपर में। तो तड़ाग का तद्भव रूप पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया तालाब होता है, बी ऑप्शन दिया चना होता है, सी ऑप्शन दिया पीपल होता है, और डी ऑप्शन दिया परख होता है। देखो चना का देखो मैंने आप लोगों को कराया चड़क, इसका हो जाएगा क्या चड़क। परख का हो जाएगा परीक्षा, और यहाँ से आप इसका राइट आंसर हो जाएगा तड़ाग का तालाब होता है। आगे देखो कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया पंकज, बी ऑप्शन दिया जलद, और डी ऑप्शन दिया सी ऑप्शन दिया नीरद, और डी ऑप्शन दिया अम्बुद। तो यहाँ से आप लोगों के पेपर में पूछा गया कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पंकज, पंकज हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, सोरठा में कितने चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि सोरठा में कितने चरण होते हैं। चरणों की बात हो रही है, तो अगर चरणों की बात हो रही है तो मेरा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो हास रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास रस का स्थायी भाव तो आपका हास हो जाएगा। अच्छा शोक किसका स्थायी भाव है, शोक ये हमारा करुण रस का स्थायी भाव होता है। इसको तैयार करो, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। और क्रोध का क्या होता है, क्रोध का होता है स्थायी भाव रौद्र हो जाएगा। और जो भयानक का स्थायी भाव क्या होता है, भयानक का भय होता है। इसको तैयार करो और आगे बात करते हैं। अब देखो अगर आप लोगों ने इस प्रश्न को अगर सही से पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग आसानी से दे सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा है कि शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव होता है। देखो मैंने ऊपर लिख दिया था, लेकिन आप लोगों को अब आप लोग इसका आंसर आप लोग चुटकियों में दे सकते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। देखो शोक इसका सही हो जाएगा। और देखो आगे सुमित्रानंदन पंत की रचना पूछी गई है कि सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना हो जाएगी। ए ऑप्शन दिया ज्ञानदीप, बी ऑप्शन दिया प्रेम वाटिका, सी ऑप्शन दिया युगवाणी, और डी ऑप्शन दिया निहार। तो निहार के लेखक कौन होते हैं, निहार के लेखक होते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की रचना हो जाएगी ये। और आगे बात करते हैं प्रेम वाटिका जी, ये रसखान की रचना हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो बचा आपका क्या युगवाणी, तो युगवाणी के लेखक हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत। आगे देखो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है।
निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो काम अपने लिए किया जाए, स्वयं के लिए जो काम किया जाता है उसको निजवाचक कहते हैं। देखो आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। सिर्फ यही 20 प्रश्न आप लोग तैयार करके चले जाओ और यही प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। आगे देखो, अब आपके पेपर में जीवन परिचय से प्रश्न बनते हैं। जीवन परिचय को पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि जीवन परिचय कितने नंबर का आएगा, और कई बच्चों को पता नहीं है कि जीवन परिचय कितने कितने नंबर के आते हैं, तो उसको भी पहले समझो। यहाँ पर देखो आपके पेपर में 2 जीवन परिचय आएंगे। एक जो जीवन परिचय आएगा लेखक का जीवन परिचय आएगा, एक कवि का जीवन परिचय आएगा, मतलब दोनों 10 नंबर के आएंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय किस तरह से आप लोगों को लिखना है वो तो मैंने ट्रिक आप लोगों को अगली वीडियो में बता दी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं आप लोगों को वो बताऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन से प्रश्न तैयार करने, आप लोगों को किस किस लेखक का जीवन परिचय तैयार करके जाना है, किस कवि का जीवन परिचय तैयार करके जाना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो कवि में से आप लोग क्या करो कि आप लोग सूरदास जी और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय तैयार कर लो। सिर्फ ओनली मात्र 2 जीवन परिचय तैयार करो और यहीं से आपके 5 नंबर बन जाएंगे बस। आगे देखो लेखक में क्या करो, आप लोग रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार करो और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। 2 जीवन परिचय तैयार, अगर आप लोग 2 जीवन परिचय अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, और ये 2 मिलाकर आपके 10 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात को समझो मेरी। ठीक है, और आगे बात करते हैं। ये तो जीवन परिचय के बारे में बात की, ये तो मैंने आप लोगों को जीवन परिचय के बारे में, और ये जीवन परिचय तैयार करने के बाद फिर हम और आगे बात करेंगे, और फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं हिंदी में गद्यांश। तो देखो क्या करो, आप लोग सिर्फ 2 गद्यांश तैयार कर लो, 2 गद्यांश पढ़ करके चले जाना बस। 2 के 2 गद्यांश आपको पेपर में रखे हुए मिल जाएंगे। पहला गद्यांश क्या है कि कुसंग का ज्वर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा आपके पेपर में। अगला देखो कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और नियंत्रित भी। तो सबसे पहले देखो ये प्रश्न देखो कहाँ से मैं लिया है, जो आपका चैप्टर है भारतीय संस्कृति, जो चैप्टर है जिसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग इसको अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप लोग जल्दी से जाइए, तुरंत आप लोग भारतीय संस्कृति चैप्टर को खोलिए और वहाँ पर आप लोग इसको तुरंत याद कर लो। आगे देखो, अब हिंदी में पद्यांश के बारे में बात करेंगे। देखो 6 नंबर का आता है ये जो गद्यांश जो होता है आपके पेपर में 6 नंबर का गद्यांश आएगा और 6 नंबर का पद्यांश आएगा, टोटल मिलाकर 12 नंबर का आएगा। और आगे बात करते हैं हिंदी में पद्यांश। देखो निर्गुण कौन देश को बासी मतिनासी, इसको तैयार करो। चरण कमल बंदव हरिराई में, इसको तैयार करो। दोनों के दोनों तैयार करके जाओ और पेपर में आएंगे दोनों। आगे देखो निबंध तैयार करो। 7 नंबर का निबंध आएगा आपके पेपर में, और फिर बात करते हैं 7 नंबर का निबंध आएगा। देखो निबंध तैयार करो। निबंध में आप लोगों को मैं ज़्यादा निबंध नहीं बताऊंगा, सिर्फ 3 निबंध में आप लोगों को बताऊंगा। 3 निबंध आप लोग तैयार, अगर आप लोग 3 निबंध तैयार कर लेते तो आपके 7 नंबर कहीं नहीं गए, और 7 नंबर का पेपर में तो आएगा, ये तो बात निश्चित है। आगे दो कि विद्यार्थी और अनुशासन। अगला देखो बेरोजगारी की समस्या। आगे देखो कि मानव जीवन में विज्ञान का महत्व। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तीनों के तीनों को याद करके जाओ, एक आपको मिल जाएगा पेपर में। आगे देखो पत्र लेखन में देखो क्या करना है, पत्र लेखन के बारे में बात करते हैं। पत्र लेखन 4 नंबर का पत्र लेखन आएगा, इसको भी तैयार करो। सबसे पहले क्या करना है कि आकस्मिक अवकाश हेतु, अगर आप लोग को अगर छुट्टी चाहिए, आप लोग अगर छुट्टी लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या करो, प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो, और ये आपके पेपर में जरूर आएगा। और अगर ये नहीं आए तो ये वाला आएगा कि शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर जो आपके अधिकारी हैं जो शहर के, उनको एक अपना पत्र लिखो। तो ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। आगे देखो एक श्लोक लिखना है, और श्लोक आप लोगों को वो लिखना जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसको आप लोगों को सही से पहले पढ़ लेना है। ठीक है, प्रश्न पत्र लिखना है जो कि, और एक श्लोक लिखना है जो कि प्रश्न पत्र में ना आया हो। अपतो दूरगामी चा साचरो सा पंडिता, इसको तैयार कर सकते हैं आप लोग। आगे देखो नीर छिर विवेके कहा, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, इसको भी तैयार को भवेत। तो 3 श्लोक आप लोग तैयार करके जाओ, और वो वाला श्लोक लिखना जो कि पेपर में ना आया हो। और आगे देखो यहाँ से बात करते हैं संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। 5 नंबर का पेपर में आएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को देखो जो आपका चैप्टर जो वाराणसी चैप्टर है, वाराणसी चैप्टर, इसको पूरा का पूरा पढ़ लो। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है सबको पढ़ लो। बस आप लोगों को वहीं से आप लोगों को एक गद्यांश मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वाराणसी चैप्टर नहीं पढ़ना तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है।
3 इंपॉर्टेंट गद्दांश आप लोग तैयार कर लो, बस यहीं से आपको एक मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी प्रशंति, इसको तैयार करो। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति कारिता और इयम नगरी विविध धर्माणाम स्पृहन्ते, इसको तैयार करो। 5 नंबर का आपके पेपर में बनेगा। देखो 5 नंबर का एक गद्यांश जो संस्कृत में एक गद्यांश आएगा और 5 नंबर का एक संस्कृत में पद्यांश भी पूछा जाएगा, तो इसको तैयार करो। संस्कृत में सिर्फ 3 पद्यांश तैयार करके चले जाओ। देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः और दुःखभाग् भवेत्, इसको तैयार करके चले जाना। और माता गुरुतरा भूमि और त्रणात्, इसको भी तैयार करके चले जाओ। मानम हित्वा प्रियो भवेत्, इसको भी तैयार करके जाओ, 5 नंबर का आएगा। अब यहाँ से देखो खंड काव्य के बारे में बात करते हैं। हालांकि खंड काव्य में आप लोगों को क्या करना है कि आपका जिले बाय जिले पूछा जाएगा। अगर आप लोग आगरा से हैं और बस्ती से हैं, कहीं से भी अगर आप लोग हैं, तो वहाँ से आप लोगों का अलग से एक खंड काव्य आपका पूछा जाएगा। तो इसको देखो आप लोगों के जो टीचर हैं आप लोगों को खुद बताएंगे कि आप लोगों को कौन सा खंड काव्य तैयार करना है, ठीक है। तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना। 3 नंबर का पेपर में आएगा। तो यहाँ से आपके 70 नंबर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।